नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मतलब कक्षा 10 और 12 की 16 फरवरी से शुरू हो गई। एक परीक्षा का फीवर 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों में है और ये फीवर इस बार कुछ बढ़ भी गया है क्योंकि सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए। परीक्षा पारदर्शी होगी, शुचितापूर्ण होगी, यानी नकल विहीन परीक्षा होगी। पहले प्रावधान ये था कि नकल में छात्र छात्राएं पकड़े जाते थे और उनकी कॉपियों को जब्त कर लिया जाता था। बोर्ड निर्णय लेता था, छात्रों की परीक्षा को डिवाइड कर दिया जाता था। तमाम नियम थे, लेकिन इस बार जो नियम बनाए हैं योगी सरकार ने, उसमें नंबर 1 NSA माने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होगा। नंबर 2 FIR, नंबर 3 कुड़की, नंबर 4 गैंगस्टर एक्ट, नंबर 5 जो पेपर रखने के लिए डबल लॉकर सिस्टम, जिसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा। नंबर 6 CCTV कैमरे होने चाहिए। जब इस तरीके के प्रावधान होंगे तब परीक्षा होगी और इसके दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में फोर्स तो होगा ही, लेकिन उसके साथ में मजिस्ट्रेट होंगे, स्टैटिक्स मैनेजमेंट के जो मजिस्ट्रेट होंगे वो होंगे और साथ में कॉपियों की रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। इस बार कॉपियों में कोड भी रखा गया है। कुल मिलाकर के ये व्यवस्था है कि परीक्षा नकल विहीन हो। ऐसी ही व्यवस्था शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जमाने में भी हुई थी। हालांकि उसमें NSA का नाम नहीं था। उसमें यह था कि जो लोग नकल करते पकड़े जाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। प्रारंभ में ऐसा हुआ भी, लेकिन उसका फर्क ये पड़ा कि उस बार जो रिजल्ट आया वो मुश्किल से 36% 33% रह गया, जो इस समय 80% 90% तक जाता है। अब सवाल ये भी है कि ये जो परीक्षा में जो इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है उसके पीछे मकसद क्या है? क्यों योगी सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़े? क्योंकि एक बात तो चिंता की है ही है, जो मैं इस मंच पर कहूंगा। चिंता की बात यह है कि आज नौकरी के लिए योग्य पात्र नहीं मिल रहे हैं। यह भी कटु सत्य है। अगर आप कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो इस कड़वे सच को भी स्वीकार कीजिए, और ये तभी होगा जब हमारी परीक्षाएं बिल्कुल नकल विहीन होंगी। तैयारी पूरी है, परीक्षा का फीवर है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस परीक्षा में क्या चुनौतियां हैं, कैसे ये परीक्षा होंगी, क्या कोई समस्या है और जिसका निदान हो गया है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं प्रधानाचार्य परिषद के महामंत्री डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कल से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, आप बिल्कुल तरीके से तैयार हैं? सारी व्यवस्था हो गई है? जी, कल से एग्जाम है। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का इस विषय में चर्चा करूं, मैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह, मैं प्रधानाचार्य गुरु नानक इंटर कॉलेज नारायणपुरवा से हूं और प्रधानाचार्य परिषद का महामंत्री हूं। जहां तक प्रश्न है कि परीक्षा की तैयारी हो गई है, तो निश्चित मानिए पूरा प्रशासन, पूरा अमला सतर्क है और मुझे लगता है सबसे ज्यादा
जो मेरा प्रधानाचार्य है, जो केंद्र व्यवस्थापक है, वो ज़्यादा सजग है। हर एक एक बिंदु पर उनकी अपनी नज़र है, हर पॉइंट्स को खुद देख रहे हैं, सील करके पेपर्स पहुंच रहे हैं, बाकायदा जो कॉपीज पहुंच गई हैं, नोटबुक्स इसको जिसमें परीक्षार्थियों ने लिखना है, उनको मिलान कर लिया गया है। उनके ऊपर जैसे कि आपने बताया कोडिंग है, उन नंबर्स को कोड कर दिया है। कभी कभी बीच में कोई एक नंबर मिस होता है, उसकी बाकायदा बहुत अच्छे ढंग से जांच की गई है, और जहां कुछ मिसिंग है उसकी इंफॉर्मेशन जिला विद्यालय निरीक्षक को रिटर्न में भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचा दी गई है। स्ट्रांग रूम जहां पर पेपर्स रखे गए हैं, बाकायदा अच्छे से तैयार करके रखे हैं, पूरा स्ट्रांग रूम रखे गए हैं। अलग से अलमीरास हैं, उन अलमीरास में जो एक नेचुरल लॉक होता है उसके अलावा 2 लॉक्स और लगाए गए हैं, जिसकी एक की जो बाहर से आ रहे हैं केंद्र स्थापक उनके पास रहेगी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे, और भी बहुत सारा जो इस बात का ध्यान पूरी तरह से रखा गया है कि जो भी परीक्षा हो रही है वो बहुत ही शुचितापूर्वक और बहुत ही शांति के साथ बच्चों को किसी प्रकार का टेंशन ना देते हुए करवाया जाए, ऐसा हर प्रधानाचार्य ने अपना इसको एक मिशन बना रखा है। आपने बहुत सी परीक्षाएं कराई यूपी बोर्ड की। जी, आपको इस परीक्षा में अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी बात क्या दिख रही है, जो आपको चेंज दिख रहा है, और उसके क्या इफेक्ट दिखाई देंगे? जहां तक चेंज का विषय है, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉटम अब एवरीवन इज 100% इस पे कंसंट्रेट कर रहा है, पूरा प्रशासन कंसंट्रेट कर रहा है। पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ जो केंद्र व्यवस्थापक होता था उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है। ये अच्छा कदम है कि इसमें केंद्र व्यवस्थापक की सहयोग करने के लिए बाहर से भी केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए गए, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए, और पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या जो केंद्र व्यवस्थापक के पास आती है वो ये आती है कि कक्ष निरीक्षक उपलब्ध नहीं होते। ये हर वर्ष की समस्या है, और चूंकि मैं खुद भुगतोगी हूँ, कई बार रिटर्न में व्हाट्सएप से लेटर्स देते हैं, और हमारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पूरा प्रयास भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो इस बार इसमें बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है, और बाकायदा एक एक जो विद्यालय हैं, चाहे वित्त विहीन के हैं, दूसरे, उनको लेटर्स इशू किए जा रहे हैं, और उनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने जो आपके टीचर्स हैं उनको आप रिलीव करें, हो ताकि वो अपने अपने सेंटर पर जाएं और कक्ष निरीक्षक का कार्य कर सकें। तो ये अच्छा भी कहा गया कि जो शिक्षक ड्यूटी नहीं करेगा उसका वेतन जो है काट लिया जाएगा। हाँ, ये कहा गया, ये खैर पहले भी कहा जाता था, और इस पे देखिए एडेड में तो ये समस्या बहुत कम होती है जी। जो एडेड विद्यालय है वो चूंकि उनका ये ड्यूटी इसमें शामिल है तो उनको जाना ही होता है, और वो जाते भी हैं। समस्या कहीं कहीं आती है जो वित्त विहीन विद्यालय है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा वेतन का अंकुश होता नहीं, वो मैनेजमेंट के अधीन में चलते हैं। तो मैनेजमेंट के आधार पर प्रबंधक किस तरीके से उनको डील कर रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, क्या, तो उन पर थोड़ा सा दबाव मुझे लगता है कम रहता है, वेतन का दबाव उन पर नहीं रह पाता। तो ये कहीं कहीं कुछ कमी रह जाती है। पहले मुझे याद है कि जब परीक्षा बोर्ड की होती थी तो एक विद्यालय से 2-3 अध्यापक दूसरे सेंटर्स पर जाते थे, और जहाँ के विद्यार्थी आते थे वहाँ के सेंटर के 2-3 टीचर आ जाते थे। क्या अब ये व्यवस्था बदल गई है? जी, अब 50-50 हो गई? नहीं, पूरी तरह से बदल गई है। बदल इसलिए गई कि अब जो केंद्र स्थापक है उससे पहले पूछ लिया जाता है कि आपको अपने कार्य के लिए केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन अध्यापकों की आवश्यकता है उतने नाम आप लेके बाकी सारे जिला विद्यालय निरीक्षक को कार्यालय को भेजिए, और वहां से नियुक्त होता है कि किसको किस क्षेत्र किस केंद्र में कक्ष निरीक्षक के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज है कि पहले ये होता था कि जहाँ सेंटर है वहाँ अपने बच्चे हैं, वहाँ चले गए, 2-1 अध्यापक पहुंच गए, बाकी सब अपने विद्यालय में हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम अगर किसी दूसरे सेंटर पे जाके जब कक्ष निरीक्षक काम करता है तो उसको थोड़ा सा ये रहता है कि पता नहीं केंद्र व्यवस्थापक का नेचर कैसा है। अपने विद्यालय में तो हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं, तो शायद उतना दबाव नहीं बन पाता है। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि कक्ष निरीक्षक जो दूसरे सेंटर्स में भेजे जाते हैं और वहाँ अच्छे से शुचितापूर्वक और ढंग से परीक्षा कराई जा सकती है। एक बार प्रिंसिपल साहब ये भी बताइए कि ये जो परीक्षा हो रही है इसमें बार बार एक बात आती है, जैसे आप नकल होती है,
हम आपसे पिछले 5 साल का 4 साल का अगर हम आपसे विवरण मांगे तो आप क्या बताएं कितनी होती है यूपी बोर्ड में परीक्षा, या किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा होती है? शहरों के मुकाबले में गांव में होती है, देहात में होती है? क्या स्थिति है यूपी बोर्ड परीक्षा की? जहां तक मुझे लग रहा है कि पिछले 4-5 साल से जी अपने कानपुर का नाम बहुत अच्छे रेंज पे, अच्छे रैंक पे पहुंच गया कि यहाँ पर नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। यहाँ पर परीक्षाओं में नकल नहीं हो रही है, ऐसा मैसेज पूरे प्रदेश तक जा रहा है। ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके लिए मैं अपने पूरे प्रधानाचार्य उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और जितने जो उनके कक्ष निरीक्षक स्टाफ है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने साथ में जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जो उनको सपोर्ट मिलता है वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक नकल कहाँ हो रही, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अगर कहीं कुछ शिकायत या कुछ ऐसा है तो अगर आप ध्यान दें तो अक्सर निकलता है व्हाट्सएप के माध्यम से भी कि कुछ विद्यालय, कुछ सेंटर चिन्हित कर लिए गए हैं कि यहाँ पर कुछ शंकाएं हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये चिन्हित होते हैं और इसकी जानकारी ज्यादातर होती है तो वो सेंटर क्यों बन पाते हैं? उनको सेंटर नहीं बनने चाहिए। जो थोड़े से ब्लैक लिस्टेड है, प्रयास ये होना चाहिए कि अगर उनको 1-2 बार एग्जाम्ड कर दें, हटा दें, उनको सेंटर ना बनाए तो शायद भविष्य में वो कुछ भी गलत काम होने से और बचा जा सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कहीं नकल का बहुत ज्यादा दबाव और पिछले सालों में कुछ ऐसा चर्चा में भी नहीं आया कानपुर शहर में। कहीं इंटीरियर में जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हो वहां कुछ एक आध घटनाएं हो जाती तो हो जाती हैं। अदरवाइज कानपुर शहर नकल विहीन परीक्षा कराने में मुझे लगता है काफी हद तक सफल है। तो अगर मैं आपकी ही बात मान लूं कि नकल विहीन परीक्षा हो रही है तो इस बार आपने एक बात भी की कि वो सेंटर्स जो चिन्हित हैं उनको सेंटर नहीं बनाना चाहिए। तो इस बार तो प्रावधान ये भी हो गया है कि ऐसे सेंटरों को दूर रखा गया, उनको सेंटर नहीं बनाया गया परीक्षा में जो इस तरीके के विवादित रहे हैं या जहाँ पर नकल होने की बात हुई है, जो चिन्हित रहे हैं उनको सेंटर नहीं बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बेहतर कदम है और मुझे लगता है इससे हमें और ज्यादा सफलताएं मिलेंगी कि हम अच्छे से परीक्षा करा पाएंगे। तो अब जैसा कि आप कह रहे हैं, हम आपकी बात से भी सहमत है कि कानपुर में नकल विहीन परीक्षा हो रही है, कहीं कुछ है जहाँ पर सुविधाएं नहीं होंगी या कुछ भी। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा कि हम NSA लगा देंगे, FIR करेंगे, गैंगस्टर लगा देंगे, कुर्की कर देंगे? ये कदम उठाने के पीछे क्या मकसद फिर क्या है, क्यों किया गया ऐसा? मुझे लग रहा है कि अभी आपने देखा होगा पीछे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, हाँ, उनमें इस तरीके की बहुत सी गतिविधियां हुई हैं और बहुत संलिप्तता पाई गई है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं। ये मैं इस पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मुझे लगता है शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा है, जैसा कि पता है आपको 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है। तो सरकार थोड़ा सा चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह इसमें भी कहीं कुछ हल्की सी त्रुटि हो जाए, इसलिए एक प्रेशर है, दबाव है। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा एक बहुत पावन कार्य है, उसमें ये कुर्की और NSA सब तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें उठती हैं, तभी सरकार कहीं मजबूर होकर ये सब कदम उठाती है। लेकिन ये शिक्षक, मुझे लगता है जो सच्चा शिक्षक है, जो टीचिंग करा रहा है, जो खुद ज्ञान दे रहा है, जो समझा रहा है, वो इन सब चीज़ों में संलिप्त कभी भी नहीं होना चाहेगा, नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य सा भी लगता है मुझे कि शिक्षा जैसी पावन पुनीत चीज़ के ऊपर पूरा प्रशासन और NSA और कुर्की जैसे कार्यों का प्रयोग जैसे शब्द आते हैं, तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है मुझे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस संबंध में आप लोगों को क्या निर्देश मिले हैं, कैसे कार्रवाई होगी, कौन करेगा, क्या होगा? क्योंकि आपकी मीटिंगें भी हुई हैं, कमिश्नर साहब ने भी मीटिंग ली है, सब DIS ने भी ली है, मेरा DM साहब ने भी मीटिंग ली है। क्या आप लोगों को निर्देश क्या दिए गए इस बारे में? देखिए, हम लोगों का पूरा कंसंट्रेशन ये रहना है और रहना चाहिए भी कि हमारे विद्यालय में होता क्या है कि हम कभी कभी गलती नहीं करना चाहते, लेकिन एक छोटी सी बात सामने आ जाती है कि एक विश्वास
करने पर हम किसी चीज को इग्नोर करते हैं, हम समझते हैं हमारा कर्मचारी बहुत विश्वसनीय है और हमने उस पक्ष पे थोड़ा सा इग्नोरेंस कर दिया और उसी से कहीं कुछ कमी होगी और ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो सबसे पहली बात, जो भी केंद्र व्यवस्थापक है, मेरा उनसे बिल्कुल निवेदन है कि आप सब पे भरोसा करें, परंतु संतुष्ट खुद हो। आपके साथ स्टाफ काम करेगा, बिना उनके सपोर्ट, उनके सहयोग, उनके विश्वास से आप काम नहीं कर पाएंगे, परंतु स्वयं एक एक पॉइंट पे संतुष्ट खुद हो लें। आप स्वयं देखें, सवेरे समय से जो पेपर खुल रहा है, पेपर का कोड, पेपर का जो उसके नंबर्स हैं, जो वो एक एक चीज का मिलान, जो हमारे पास पत्रावली वहां से आती है उससे मिलान कर लें, समय से खोलें। कीस जो है वो किसी कीमत पर भी अपने, चाहे आपका कितना भी सहयोगी हो, उसको मत दें, विश्वास पात्र मत दें, अपनी कीस अपने पास रखें। और जो आपके बाहर के केंद्र व्यवस्थापक आपके साथ लगाए हैं, उनको भी यह निर्देश करें कि आप अपनी कीस अपने पास संभाल के रखें, ताकि कहीं किसी एंगल पर कोई कमी ना हो। और किसी तरीके से, किसी माध्यम से भी, अगर आपका कक्ष निरीक्षक कम है तो अपने ऑफिस स्टाफ को मेंटेन करिए। एक जो कंट्रोल रूम, जहां से आप सीसीटीवी पे कंट्रोल कर रहे हैं, जहां पर आपके टीवीज लगे हैं, उस पे एक आदमी को परमानेंट नियुक्त जरूर करिए, ताकि वो हर रूम की वहां से नजर रखता रहे। ये बहुत आवश्यक कार्य है। अगर इस पे हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हम ये जो हमारी परीक्षा काल है, बहुत आसानी से, सहयोग से और सहजता पूर्वक, निष्पक्ष होकर करवा ले जा पाएंगे। दूसरी चीज एक मैं आपसे जो ये पूछना चाहता था कि ये जो NSA, FIR, इस संबंध में आपको क्या अधिकार दिए गए, क्या आपको दिशा निर्देश दिए गए, आप कैसे क्या करेंगे, ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मसलन एक कोई विद्यार्थी आपके यहाँ नकल करते पकड़ गया, हो गया, क्या करेंगे आप? देखिए, जो प्रावधान है उसके आधार पर तो हमें उसको अपने पास बुला के उसको पुलिस प्रशासन में FIR के रूप में प्राथमिकी देनी पड़ेगी और उसके बाद प्रशासन अपने हिसाब से इस पे जो कार्रवाई जो नियुक्त है, जो नियमानुसार है, वो उसी आधार पर वो उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर एक रूम में दुर्भाग्यवश एक से ज्यादा, अगर 2 से ज्यादा छात्र या छात्राएं नकल करते या कुछ और सामग्री ऐसी पाई जाती है, तो मजबूरन हमें उस कक्ष में जो निरीक्षक है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का आदेश है। मैंने कार्रवाई करने का कि FIR आप कराएंगे और फिर सभी नियमानुसार जो कार्रवाइयां हैं वो हमको करनी होंगी। फिर उस वक्त हमको ये नहीं देखना कि वो हमारे सहयोगी रहे हैं, यानी हमें निष्पक्ष होकर उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करनी होगी। और इसमें वहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी या जो मजिस्ट्रेट रहेंगे वो आपको सहयोग भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रावधान आया है, इसको लेकर के खास तौर से मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि प्रधानाचार्य परिषद इस बारे में क्या कहना चाहता है। क्या उसने कोई मीटिंग हुई तो अपना कोई प्रस्तुत किया कि नहीं साहब इसमें थोड़ी ये कमियां हैं, ये कैसे होगा, क्या आप इस महसूस करते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि जो सरकार का मंशा है, मकसद उनका प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि जो परीक्षा है उसको सहजता से और शुचितापूर्ण से करवाना, ये पहला मकसद है। ठीक। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा दबाव उन्होंने बनाया है और थोड़ा सा मुझे कहने में संकोच भी नहीं होता कि एक शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, अगर उसके ऊपर FIR और ये सब बातें अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा प्रणाली में और हमारे शिक्षक में भी गिरावट है, तभी सरकार को ये सब बातें कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ हमें मनन करना होगा और बाकी ठीक है। अच्छा, ये जब ऐसे प्रावधान आए हैं तो आपके पास तो शिक्षक भी होंगे, अभिभावक भी होंगे, छात्र भी होंगे, उनका क्या रिएक्शन होता है? जैसे मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षक क्या आकर के आपसे क्या कहे, भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इसे कैसे चलेगा, ये सब होता है? क्या रिएक्शन है शिक्षकों का? देखिए, रिएक्शन कुछ नहीं है। शिक्षकों को ये लगता है कि नहीं हमें, और शिक्षक में एक दबाव तो हो गया, उनको लगता है कि नहीं, अब क्या होता है कि वो नकल नहीं कराना चाहते, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा आदमी कि अपने कर्तव्य के प्रति हल्का सा ढीला, अब वो 100% अपना देंगे कि हमको पूरे 3 घंटे, 3.25 घंटे का जो टाइम है वो पूरा चौकसी के साथ अपने रूम में
वॉच करते हुए गुजारना होगा। तो ये थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, दबाव रहेगा टीचर्स के ऊपर भी, जो कक्ष निरीक्षक है, उसके ऊपर दबाव टीचर्स को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियस सी बात है, शिक्षक को तो नाराजगी होती है, उनको लगता है कि क्या हम मुजरिम हैं। ये महसूस तो वो कर रहे हैं कि हम मुजरिम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई। मैंने जैसे पहले कहा, कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई तभी कानून बनाए गए। तो वो कमी ना हो और धीरे धीरे ये मैसेज जाए कि नहीं, शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता। वो कुछ और गलत हैं ऐसे लोग जो अगर कोई इस विषय को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, उनकी मंशा, वो मुझे लगता है वो शिक्षक हो सकते हैं। तो और जहां तक मेरा ख्याल है, एडेड वाला तो कल्पना भी नहीं करता कि वो कुछ गलत कराएगा। जो सरकारी अध्यापक है या प्राइमरी का है, वो तो कल्पना भी नहीं करता कि मैंने कुछ भी गलत काम करना है। तो ठीक है, देखते हैं उसका क्या असर आता है। और छात्र छात्राओं में क्या दिख रहा है? क्या उनमें भी कोई खौफ, या वो सहज हैं, ठीक है हमको परीक्षा देनी है, हम परीक्षा देंगे जा करके? क्या उन पर भी कोई दबाव आप देख रहे हैं मानसिक रूप से? जी हाँ, दबाव तो उसमें है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल दबाव है। और उसके लिए मैंने भी एक छोटा सा सेशन अपने बच्चों को बुला के मैंने 15-20 मिनट उनसे बात की। उनको ये बताया कि ये आपको दबाव रखने के लिए नहीं है, ये आपको बहुत ही सुकून से पेपर दे, ताकि कोई भी बाहर का अराजक तत्व किसी और के माध्यम से आपको परेशान ना कर सके। ये आपको और अच्छे से सहजता पूर्वक देने के लिए नियम बनाए गए। भाई आप तो चाहते हो मैं बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहा हूँ, लेकिन कोई अराजकता तो है जो किसी माध्यम से आपको आ रहा है, दूसरे ने आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। इसके लिए आप और सहज होकर जाइए कि अब आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। आप आराम से अपना एग्जाम दीजिए और अच्छे से जो भी आपने जितना आपको जानकारी है पूरा ढंग से एग्जाम दे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हर प्रधानाचार्य ने अपने अपने बच्चों को काउंसलिंग क्या ऐसा भी निर्देश था कि आप बच्चों को इतना काउंसिल कर दें, कि ये आप लोगों का अपना स्वस्फूर्ति था? नहीं, ये कुछ आदेश तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, लेकिन ये हम लोगों का फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि हमारे बच्चे, खासकर जो 10th फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं बोर्ड, उनको बड़ा भय होता है। तो अगर हम उनके साथ काउंसलिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वाह ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उनके साथ काउंसलिंग करना, उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करना, ये हमारा दायित्व बनता है और हमें उनको इसी हिसाब से हम लोगों ने काम भी किया है। मुझे लगता है अधिकतर सेंटर में ऐसा काउंसलिंग जरूर हुई होगी। निश्चित हुई होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरत है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पारदर्शिता और शुचितापूर्ण हो, इसके लिए बड़े सख्त प्रावधान किए गए और उसी प्रावधान पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानाचार्य परिषद के महामंत्री डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, उस समय शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। उस समय भी एक बहुत कड़ा निर्णय लिया गया था, यहाँ तक कि गिरफ्तारी हो गई थी। जो लोग नकल करते थे उनको जेल में भी भेज दिया गया था, हालांकि बाद में कुछ रुक भी गया था। वो अनुभव आपका कैसा रहा था? क्या आप उस बारे में सोचते हैं? देखिए, वो उसमें और आज में बहुत फर्क है। जी हाँ। उस समय नया नया ये नियम लागू हुए थे और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा और बैक में जाएं तो नकल पे जो अंकुश था खत्म हो गया था। यहाँ तक के नियम आ गए थे, कापियां रख के स्व परीक्षा होने लगी थी, बुक्स रख के पेपर दीजिए। तो ऐसे ढर्रे से बन गया था पेपर की, मतलब जो एग्जाम की जो शुचिता थी, कुछ उसका कोई मकसद नहीं रह गया था। और अचानक से जब सरकार चेंज हुई और उन्होंने जो नियम बनाए, तो उससे लोग अवगत नहीं थे और एक बहुत बड़ा दहशत, हड़बड़ाहट लोगों में ऐसी सोच नहीं थी। इसलिए मुझे, आपको शायद याद भी होगा, रिजल्ट्स भी बहुत डाउन हो गए थे। मुझे लगता है 30-35% के आसपास रिजल्ट आ गए थे। वो वजह दूसरी थी क्योंकि हम तैयार नहीं थे। अब आप लगातार देखिए 4-5-6 साल से सरकार बहुत कटिबद्ध है कि हमें नकल नहीं करानी। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स में भी ये बात बहुत गहरे से जा चुकी है कि हमें एग्जाम देना है जिसमें नकल की संभावनाएं नहीं के बराबर होंगी। कहीं कोई एक आध 0.1% अगर बच्चे के दिमाग में कुछ आता तो कह नहीं सकता, लेकिन
मैक्सिमम मोर देन 99% स्टूडेंट्स ऐसा है, उसके मन में ये बात है कि अब हमें पेपर देना है, एग्जाम देना है, जो नकलवीन है मैं वहां पर नकल नहीं कर सकता। तो इसलिए थोड़ा सा माहौल में बहुत फर्क है, उस वक्त और इस वक्त के माहौल में फर्क है। क्या ये भी बात सही है कि ये परीक्षाओं में इतनी शक्ति जो निरंतर हो रही है उसके कारण ड्रॉप आउट्स मतलब जो है काफी हो रहा है, लाखों लाखों विद्यार्थी परीक्षा छोड़ रहे हैं, क्या ये भी एक कारण बहुत बड़ा बन गया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जैसे भी बताया ना कि अब बच्चों में एक मैसेज जा चुका है कि नकल नहीं होनी है। तो अब जो ड्रॉप आउट होते हैं, जो कम देते हैं, उनकी अपनी कोई पर्सनल, कोई पारिवारिक या कुछ और ऐसी बात होती है। मुझे लगता है 90% तो परीक्षार्थी ऐसे ही होते हैं जिनकी अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या होने के कारण वो परीक्षा नहीं दे पाते। कोई 5-7% ऐसा हो सकता होगा जिसके ऊपर कोई किसी ने कोई प्रलोभन दे रखा होगा, या क्योंकि अराजक तत्व तो हर विभाग में हर जगह है, तो अलग अलग किसी ने कुछ ऐसी किसी को संभावनाएं बना के वो उससे परसेंटेज बहुत कम रह गया। अगर कुछ ड्रॉप आउट हो रहा है तो मुझे लगता है वो इस बात से नहीं हो रहा कि सरकार का अंकुश है, क्योंकि ये बहुत गहरे तक जा चुका है कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि नकल किसी भी कीमत पर किसी भी दशा में एग्जाम में हो। क्या आपको लगता नहीं है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए ये NSA और शिक्षकों के लिए FIR जैसा भी आपने कुछ संकेत भी दिया है, बहुत कड़ा एक्शन है? ये तो उनके करियर पर भी असर पड़ जाएगा। सरकार को थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। सर, मैंने पहले कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण तो है जी, लेकिन कानून बनते कब हैं, नियम बनते कैसे हैं, पुरानी सीख लेते हुए। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको मद्देनजर सरकार को सख्त रवैया अपनाना पड़ रहा है और वो इस तरीके के नियम बना रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं, जिसके कारण फिर नियम बनाने पड़ते हैं और सख्ती करनी पड़ती है। तो क्या इसका कोई और विकल्प है? प्रधानाचार्य परिषद सोचता है कि नकल रोकने के लिए ये कदम उठाए जाए तो अच्छा रहे, विद्यार्थी भी बड़े मुक्त भाव से परीक्षा दे, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना हो, कोई खौफ नहीं हो, कहीं कोई डर ना हो। अब कभी कभी विद्यार्थी अगल बगल झाँकता रहे कि कहीं पता नहीं कोई कागज वगैरह गिर जाए तो हम पकड़े जाए, तो ये सब थोड़ा सा पर रहता है। क्या आपको लगता है कि कोई विकल्प है इसका? क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरीके से नकल विहीन हो, इसके लिए प्रधान परिषद कुछ सोचता है? देखिए, थोड़ा सा बेसिक अगर हम जाएं तो शायद ही कोई ऐसा, बहुत कम स्कूल्स कॉलेजेस हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक है, शिक्षकों की कमी है। किसी तरीके से, किसी माध्यम से प्रधानाचार्य स्टाफ मिलके विद्यालय चला रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। एक कमी ये भी मुझे कमी लगती है कि ये अगर शिक्षक पर्याप्त मात्रा में हो तो मुझे लगता है कि सिंसियरली पढ़ाई हो, प्रॉपर तरीके से बच्चा अगर विद्यालय में आएगा, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, तो थोड़ा इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, दूर हुआ जा सकता है। तो मैंने आपका सीधा मानना ये है कि अगर विद्यालय में पढ़ाई हो, लेकिन कोई शक्ति की जरूरत आप नहीं महसूस करते हैं कि भाई देखिए ये NSA है, ये नहीं होना चाहिए, इसी जगह पर ये प्रावधान, या पुराना ही प्रावधान अच्छा है कि कापी जब्त कर ली, बोर्ड ने एक आपसे स्पष्टीकरण मांगा, संतुष्ट हुआ तो ठीक, नहीं आपकी उस साल की परीक्षा को डिबार कर दिया, आपको हटा दिया वहां से, या बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हुए तो 2-3 साल के लिए और डिबार कर दिया कि अब आप नहीं देंगे। तो वो प्रावधान अब क्या बिल्कुल प्रासंगिक नहीं रह गए, या कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरीके का जो खौफ है वो न हो करके, बल्कि परीक्षा भी सीधी तौर पर हो और नकल भी नहीं हो? कोई है सुझाव आपका? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में शायद हिंदुस्तान एक ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पर प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में एग्जाम हो रहे हैं। हाँ। बाकी किसी देश में मुझे नहीं सुनने में आता कि परीक्षाएं, यही बात मैं कह रहा था, पुलिस के संरक्षण में हो रही हैं। जी। तो अगर हो रही हैं तो इसके पीछे भी कुछ ड्रॉबैक रहे हैं, कुछ ऐसे मठाधीश कह लीजिए या कुछ ऐसे अराजक तत्व रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बनाया, ना कि शिक्षित करने का मुद्दा बनाया। तो जब किसी चीज की अति हो जाती है
तो फिर उसको रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। तो मुझे लगता है ये उसी तरफ प्रयास है, और जब हम इसकी हमें आदत हो जाएगी, हमारे ये वो जो अराजक तत्व हैं, जो इस तरीके के शिक्षा को व्यापार बनाने वाले लोग हैं, उनको इस बात की समझ हो जाएगी कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे हम इसमें और नॉर्मल भी होंगे, और मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि हमको पुलिस प्रशासन के अधीन परीक्षाएं करानी पड़े। लेकिन ज़्यादा सेंटर में पुलिस मजिस्ट्रेट की दस्तक, बार बार कमरों में जाना, निरीक्षण करना, ये करना, तो विद्यार्थी को तो डिस्टर्ब करता ही है ये तो। नहीं, एक चीज आपको और बता दें सर कि पुलिस प्रशासन गेट के बाहर आते हैं, ये अंदर आना नहीं है उनका, पहली चीज, जब तक कि केंद्र व्यवस्थापक उनकी मदद के लिए उनको अंदर नहीं बुलाएगा। नंबर 2, बार बार बच्चों को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा है, अगर आप उसमें आप ये भी नियम है कि अगर बार बार आप किसी बच्चे के पास बार बार जा रहे हैं और कैमरे में आप, क्योंकि कंट्रोल रूम यहाँ से लखनऊ तक है तो एक शक पैदा किया बार बार बच्चे के पास क्यों जा रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमको वहां से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि इस रूम में ये बच्चे के पास क्यों जा रहा है। तो ज्यादा बच्चे की तलाशी जो है आपको, और आपकी जानकारी में भी होगा, जितनी भी सर्चिंग होती है वो गेट के ऊपर बाकायदा पूरी टीम बनाई जाती है। अगर मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स हैं वहां पर, तो दोनों ही तरीके के एक एक बच्चे की बाकायदा सघन सर्चिंग होती है, तलाशी होती है, ताकि कोई चीज अंदर जा ना पाए। उसके बाद वंस जो अपना जो सचल दल जो आंतरिक होता है वो थोड़ा सा सचेत रहता है और एक आध बार जाके राउंड लगाता है, और जिस पे उसको कहीं थोड़ा सा लगता है कि यहाँ जो कक्ष निरीक्षक है कुछ इंडिकेट करता है कि बच्चा थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, अन्यथा बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। पहले की बात दूसरी, पहले हर थोड़ी थोड़ी देर तलाशियां, अब आपको तलाशी जो है वो सीसीटीवी कैमरे के सामने मेन गेट के ऊपर ही सर्चिंग करनी पड़ती है, वहीं सर्च कर लिया जाता है। और कहीं कहीं तो जूते मोजे तक उतरवा दिए जाते हैं। हाँ, ये पहले एक नियम आया था कि मोजे उतरवा के बच्चे पेपर देंगे जी। कुछ समस्या होती थी, कुछ इंटरनल आती, जैसे मोजे के अंदर रख लिया तो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम लोग बच्चों को कहते हैं कि आप जो भी बॉक्स भी लेके आ रहे हैं तो बॉक्स आपका पारदर्शी होना चाहिए। अगर आप कुछ पाउच लेके आए तो पारदर्शी होगा, और पर्स वगैरह नहीं लेके आना चाहिए, अगर है तो उसमें सिर्फ पैसे के अलावा और कुछ नहीं हो। वैसे तो कोशिश करिए कि पर्स मत लाइए, क्योंकि आपको पेपर देने आना है, पर्स की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां हैं, कोई गैजेट्स नहीं होना चाहिए, घड़ी भी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो, दूसरी वाली ना हो, और इन सब चीज़ों को बाहर से ही कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एकेडमिक बात भी हम आपसे पूछेंगे जी। कि जब हम परीक्षाएं देते थे हम लोग भी, तो हिंदी के 3 पेपर होते थे, इंग्लिश के 2 पेपर होते थे, मैथ, मैंने कोई विषय ऐसा नहीं होता था जिसमें 2 से 3 पेपर तक ना हो जी। और परीक्षा भी चलती थी 25-25 दिन, महीना बस चलती थी। अब सब सिमट करके 13 दिन में सब परीक्षा निपट जाएंगी, और पेपर्स भी 2 की जगह 1, 3 की जगह 1। क्या ये एकेडमिकली ठीक है? क्या कभी आप लोगों ने इस बारे में भी सोचा? कभी शिक्षकों ने इस बारे में भी चिंतन मनन किया? देखिए, थोड़ा सा फर्क तो है, अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव युग आ गया है जी। अब हम, होता क्या था कि सीबीएसई, आईएससी, ये दूसरे जितने भी बोर्ड्स हैं, इसमें बच्चे 90%, 95% बहुत इजीली मार्क्स ले आए। यूपी बोर्ड वाला अगर 60% आता तो बड़ी बड़ी बात बनेगी कि बच्चा फर्स्ट क्लास आ गया। ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। ठीक बात है। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी कोर्सेज हुआ करते थे। सरकार ने सारे बोर्ड्स को एक तरह मिलाने का प्रयास किया कि एक बराबर रखा जाए। और जहां तक कोर्स की बात है, पहले मुझे लगता था कि कुछ इम्पोर्टेंट्स बहुत चलते थे कि ये इम्पोर्टेंट्स पढ़ लीजिए हो जाएगा। अब कंपटीशन के माध्यम को नजर रखते हुए जो एक नंबर के क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन, इतना बड़ा थारो उसको कर दिया गया कि बच्चे को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। कोर्स थोड़ा सा अगर जहां सिमटा गया था, लेकिन बच्चे को थॉरली नॉलेज होनी चाहिए। पहले सिलेक्टिव नॉलेज से हो जाता था, लेकिन अब अगर सिलेक्टिव नॉलेज है तो वो काम बन नहीं पाया, क्योंकि जब आपसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, वो तो किसी भी चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको उसके विषय में नहीं जानकारी, तो आप हाँ ना का उत्तर देना, आपको कुछ लिखना भी नहीं कि डिस्क्रिप्टिव या कुछ आप डिस्क्रिप्ट कर देंगे उसको। तो
ठीक है, जैसा माहौल है हमें उसी हिसाब से अपने आप को सर्वाइव करना होगा, क्योंकि जितने भी कंपटीशन है वो इस तरीके से, अगर हम कंपटीशन के उत्तर में युग में आएंगे तो हमको वहाँ पर अपने आप को स्टैंड करने के लिए ये कदम अच्छा है। ठीक, अच्छा कदम है जी। लेकिन इससे एक ये भी बात आती है कि जो विद्यार्थी की अपनी एक क्षमता होती है, लेखन की क्षमता होती है, अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है, विश्लेषण की जो क्षमता होती है, वो जो है प्रतिभा कहीं दूर हो रही है। नहीं, हर तरीके के प्रश्न है इसमें जी। आपको डिस्ट्रप्टिव, अगर शॉर्ट आंसर्स हैं तो फुल आंसर्स भी हैं, वो भी आपको देने होंगे। ऐसा नहीं कि सब ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा, वो भी प्रश्न है। तो हर तरीके से ध्यान में रख के पूरा ओवरऑल ध्यान रखते हुए ही सिलेबस तैयार किया जा रहा है और उसी हिसाब से उसको लागू किया जा रहा है। एक प्रैक्टिकल को लेकर के भी आया है कि सीसीटीवी कैमरे में ही प्रैक्टिकल होंगे, और आपसे कुछ छिपा तो नहीं है, तमाम विद्यालयों में प्रैक्टिकल साल भर नहीं होते हैं, केमिकल्स नहीं लाए जाते हैं, कुछ नहीं होता है, और एकदम परीक्षा के लिए खड़ा कर दिया जाता है, एक खाना पूरी टाइप की हो जाती है। क्या इसमें अहम सुधार की जरूरत है, क्योंकि इस दिशा में तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा। हाँ, जरूर होना चाहिए। देखिए, पेपर्स में जब टाइम टेबल बनाया जाता है बच्चों के लिए, उसमें लास्ट का एक पीरियड प्रैक्टिकल के लिए रखा जाता है। अब उसको कितनी अच्छे तरीके से, कितना ईमानदारी से निर्वाह किया गया है, ये अलग इशू है, और करना चाहिए। प्रैक्टिकल का जो सिस्टम है वो थोड़ा कहने में वो लगेगा जरूर कि बहुत कुछ बोर्ड से निर्धारण करके और ठीक बात, बहुत कम समय में ज्यादा विद्यालय दे दिए गए और उसके हिसाब से फटाफट प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन ये अच्छा प्रयास है कि सीसीटीवी कैमरे के सामने है तो कुछ ना कुछ तो आपको कराना ही पड़ेगा, बिना उसके कराए अब आप बचत नहीं हो सकती है। तो ये भी अच्छा प्रयास है कि कैमरे के सामने हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल जो बहुत बहुत शॉर्ट टर्म में निपटा लिए जाते हैं, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा समय और होना चाहिए। हाँ, ये इतनी जल्दी में एक एग्जामिनर है, उसके पास 8 विद्यालय हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 8 विद्यालय कैसे क्या, अगर थोड़ा सा समय जो 15 दिन का है उसको अगर बढ़ा के और 20-25 दिन, मतलब 5-10 दिन और बढ़ाया जाए ताकि और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल कराया जाए, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। कभी कभी आप लोगों ने भी चर्चा की होगी अपने आपस में कि बोर्ड परीक्षा में किस अहम सुधार की जरूरत है, जिससे कि परीक्षा का लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कायदे से उठा सके। कोई सिलेबस का सुधार चाहिए या परीक्षा प्रणाली में कोई सुधार की ज़रूरत है, जैसा भी प्रैक्टिकल की बात आई कि ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ आप लोगों ने चिंतन किया? क्या कभी आपने कोई सरकार को, या जब पूछा गया हो, अधिकारियों ने पूछा हो, तो कोई आपने प्रस्ताव दिए हो? देखिए, सुधार का जहाँ तक विषय है, तो एक तो ये जो जैसे भी आपने पहले कहा कि बहुत लंबे समय तक परीक्षाएं चलती थी, अब उसको संकुचित कर दिया गया और लिमिटेड समय में परीक्षाएं करा ली गई। माध्यम अच्छा है ये भी। जहाँ तक सुझाव का मामला है, तो मुझे लगता है अब एक देखिए, हम लोगों ने एक पहले सुझाव दिया था और उसको बहुत अच्छे से अमल भी किया गया, कि हालांकि होता पहले भी था लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से लागू नहीं किया था। प्री बोर्ड एग्जाम्स, ये सीबीएसई और एससी में बहुत ईमानदारी से किए जाते थे। तो हम लोगों ने ये एक आध बार जो कोई मीटिंग में जाना हुआ तो वहीं ऐसे सुझाव उठाए थे कि अगर प्री बोर्ड ये लागू था लेकिन उसको अमली जामा नहीं था, मतलब उसको प्रॉपर ढंग से नहीं किया जाता था, और पिछले 1-2 वर्षों से प्री बोर्ड होने लगे हैं और प्री बोर्ड के बाकायदा मार्क्स फीड होने लगे हैं। तो ये अच्छा प्रयास है कि बच्चे थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं कि हम बोर्ड में जा रहे थे, किस तरीके के एग्जाम्स कैसे हमको देना होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, हमारा बोर्ड कैसा होगा, थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। ठीक बात। तो ये अच्छा प्रयास है। आखिरी में, आप कल से जो बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, उसके लिए कोई छात्रों को, शिक्षकों को, अपने प्रधानाचार्यों को, अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपने प्रधानाचार्यों को बहुत सहजता से, बिना दबाव में, सब पर भरोसा करते हुए, लेकिन हर पॉइंट पर खुद अपनी नज़र, खुद संतुष्ट होने के बाद
कार्य आरंभ करिए। कक्ष निरीक्षक अपने अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी से करते हैं और मुझे उम्मीद है कि करेंगे भी। छात्रों के लिए मेरा विशेष किसी भी दबाव में नहीं है, बहुत आसानी से जितना आपने आज तक तैयार कर लिया है उसके ऊपर प्रेशर मत रखें, उसी के साथ कंसंट्रेट करें और एग्जाम देने से कम 5-6 घंटे पहले सब छोड़ दीजिए, सब पढ़ाई छोड़ दीजिए, बहुत आराम से कूल अच्छी नींद लीजिए ताकि आप अच्छे मन से, अच्छे स्वस्थ दिमाग से अपना पेपर दे पाएंगे। और निश्चित मेरी शुभकामनाएं हैं अपने सारे विभाग को, सारे स्टाफ को, प्रधान केंद्रीय व्यवस्थापक से साथ साथ बच्चों को शुभकामनाएं कि ईश्वर आपकी मदद करे, आप बहुत अच्छे से इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से कानपुर का नाम जो आज तक उज्जवल हो रहा है और अच्छे से उज्जवल कर सकें। यही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। निश्चित रूप से ये तो है कि परीक्षाएं पुलिस और प्रशासन विहीन होनी चाहिए, ऐसा बहुत से राष्ट्रों में है, लेकिन अफसोस है कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ ऐसे माफिया हैं, हमारे यहाँ ऐसा विचार पनप जाता है कि सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एनएसए की बात हो, छात्रों के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, गैंगस्टर की बात हो, शिक्षकों के लिए हो, एफआईआर की बात हो, कुर्की की बात हो, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तभी समाप्त होगी जब एक समय प्रयास किए जाएंगे। और सीधे तौर पर अगर आप देखा जाए, हमारे प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं कि शिक्षक नहीं है, दूर कीजिए, समस्याओं को समझिए ताकि ये जो अहम एनएसए का जो हुआ खड़ा करना पड़ रहा उसको न खड़ा करना पड़े और छात्र भी मुक्त भाव से, स्वतंत्र होकर के, खुले दिमाग से परीक्षा दे और अपने करियर को बनाएं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।